नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शेरे कश्मीर स्टेडियम आपको सीधे ले चलेंगे, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त बोल रही। और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है। और मेरी आशा है कि ये देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाइए। नहीं कर पाऊंगा अभी, आप देख लो, सब चीज भेज रहा हूँ, आप सुनो नहीं से मैं कितना श्रीनगर की ये तस्वीर देखिए, शेरे कश्मीर ये स्टेडियम, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी संबोधन कर रही थी, लेकिन इस बीच अजान का वक्त हो गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है। लेकिन भारी बर्फबारी लगातार सुबह से ही श्रीनगर में हो रही है, जिसके चलते थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब भी हुआ। हमने देखा था कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में कैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस बर्फ से ही खेलते हुए दिखाई दिए। हालांकि आज औपचारिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है और इसके लिए ये कार्यक्रम शेरे कश्मीर स्टेडियम में रखे गए हैं, जिसमें रेखा भारद्वाज के एक संगीत का भी कार्यक्रम होना है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इतनी भारी बर्फबारी के बीच ये कार्यक्रम तय समय पर हो पाएंगे या नहीं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि इस बीच तस्वीरों में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। क्या वक्त पर तय समय पर सभी कार्यक्रम पूर्ण हो पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, अभी तो कार्यक्रम शुरू हो गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी बोल रही थी, लेकिन आजान चल रही है और उसके लिए कार्यक्रम पे अभी देखिए मंच पे सब लोग रुके हुए हैं। प्रियंका गांधी बोल रही थी और वो एकदम से रुक गई जैसे ही आजान शुरू हुई। और यहाँ पे आप देखिए कि पूरी तरह से बर्फ जो है काफी तेजी से गिर रही है, बर्फबारी हो रही है, तिरंगा पीछे लहरा रहा है। मंच पे कुछ विपक्षी नेता है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी, मेरे भाई ने मुझसे बोला, मैसेज भेजा कि जब मैं यहाँ पे कश्मीर आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं अपने घर आ रहा हूँ और यहाँ पे लोगों के आंखों में आंसू देखता हूँ तो वो दर्द मुझे महसूस होता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरीके से राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट के तौर पे यहाँ पे राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को लोगों के सामने पेश करते हुए कि एक प्रेरणा दी है भारत जोड़ो यात्रा ने और यहाँ से जो आगाज होगा उसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार आप देखिए कि जिस तरह से एडवाइजर की भूमिका में प्रियंका गांधी वाड्रा आई है, खुद को बैक स्टेज रखते हुए पोस्टरों में नजर नहीं आई और राहुल गांधी फ्रंट पे नजर आते हैं। अब देखिए फिर से कार्यक्रम शुरू हुआ है, अजान के लिए कार्यक्रम रुका था और आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, बीच में सेंटर स्टेज में राहुल गांधी है, महबूबा मुफ्ती बाईं तरफ खड़ी हुई है, उमर अब्दुल्ला है जो दाईं तरफ खड़े हुए हैं और तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं या सांसद हैं जो आप आए हैं वो भी मौजूद है। भारत यात्री यहाँ पे जो लगातार 3,700 किलोमीटर का जो सफर है उन्होंने साथ में राहुल गांधी के तय किया है, उनको आगे रखा गया है। कांग्रेस कार्य समिति से लेके तमाम जो पार्टी के सांसद हैं, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं जो आ सके हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब राहुल गांधी किसी भी वक्त बोलेंगे, पर शेरे कश्मीर स्टेडियम में कांग्रेस का ये कार्यक्रम इसलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है नेहा कि जिस तरह से धरातल पे कांग्रेस पार्टी थी, लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारी, राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी हार गए, केरला की विधानसभा चुनाव भी हार गए, उसके बाद एक रीबूटिंग हुई है कांग्रेस में और एक संजीवनी के तौर पे इस भारत जोड़ो यात्रा ने बूस्ट
बूस्टर डोज लगाई है। तो एक कॉन्फिडेंस या उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। नाउम्मीदी में जी रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, और यहाँ पे अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस हो रहा है, वो बोलने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही ये कहा था कि संजीवनी के तौर पे ये यात्रा और राहुल गांधी पार्टी के लिए काम करें। तो क्या ये वो ऐसा इंजेक्शन है? मौसमी आप बने रहिए, क्योंकि इस बीच एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे अब से कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं, राहुल जी को और मेरी बधाई। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। हेलो, इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे, तो हमको घबराहट हो गई क्या ऐसा सक्सेस होगा, एक कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। थोड़ी देर बात कर लियो यार। लेकिन एक
शेर फेंके शुरू करता है। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरा नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी की ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे श्रीनगर से जुड़े हैं। चित्रा, देखिए, खड़गे जी का और प्रियंका गांधी दोनों का फोकस इस बात पर था कि कितनी कठिन यह यात्रा थी, कितने संघर्ष से राहुल गांधी जूझे हैं और आखिरकार सफलतापूर्वक ये यात्रा खत्म हो चुकी है। जाहिर तौर पर पार्टी इसे एक बड़े एजेंडे की तरह से ले रही है 2024 के चुनाव के लिए। नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है और बीते 10 सालों में अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने अगर सबसे ज्यादा मेहनत किसी एक साल में की है तो वो यही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा है। यकीनन कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये सफर कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला उससे वो बेहद उत्साहित है। और यहाँ पर अगर आप श्रीनगर में भी देखेंगे, कल लाल चौक पर हमने घंटाघर में देखा जब राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा फहराया तो कांग्रेसी किस तरह से उत्साहित थे। और आज स्टेडियम में जबरदस्त बर्फ पड़ रही है, यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नेहा, खड़ा होना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी यहाँ पर जिस तरह का समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम अभूतपूर्व है। और यकीनन इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस पार्टी भी खासा उत्साहित। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर आज बर्फबारी नहीं हो रही होती तो फिर उस पूरे के पूरे हिस्से में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। इतनी ज्यादा भीड़ और समर्थन राहुल गांधी को यहाँ पर कश्मीर के लोगों का मिलता, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की राय व्यक्त की जा रही है। लेकिन 2024 के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, क्योंकि ये जनवरी का महीना है। इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा का चुनाव सबसे ज्यादा अहम कांग्रेस पार्टी के लिए। और जैसा कि बार बार हम लोगों ने दिखाया भी है, 2014 में कैसे 44 सीटों पर सिमट गई थी पार्टी। क्योंकि ये बर्फबारी हम सुबह से ही देख रहे हैं, आपने कई रिपोर्ट्स भी मौसम को लेकर भेजी हैं, तो एक बार पीछे की तस्वीर अगर आप दिखा सकें कैमरा पैन करके, क्योंकि ये बर्फबारी दरअसल आप खुद कह रही हैं कि अगर नहीं होती तो जहां पर ये यात्रा का समापन हुआ है वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ऐसे में मौसम की मार तो पड़ी है जरूर। मैं चलती हूँ, ठीक है नेहा, आपने कह दिया तो मैं जरा अंदर की तरफ चलती हूँ। हालांकि यहाँ पर पैर रखने का मतलब है, मतलब स्लिप करके आप जा सकते हो, स्लिप कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगी संजय भी, संजय के अभी कैमरे पर वो नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए किस तरह से जबरदस्त यहाँ पर ठंड पड़ रही है और ये बर्फ लगातार सुबह से मैं देख रही हूँ। अभी जो बर्फ गिर रही है ये और ज्यादा तेज हो चली है। और रात में हम सब ने देखा था कि रात भर यहाँ पर बर्फबारी होती रही। सुबह पतली सी चादर यहाँ पर बिछी हुई थी, लेकिन अब बर्फ की बहुत मोटी चादर यहाँ पर, जहां पर मेरी मौजूदगी है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर बर्फ की बहुत मोटी चादर इस तरह से नेहा हम सब देख पा रहे हैं। तो बर्फबारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी यहाँ पर चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि बर्फबारी के बीच एक तरफ बड़े नेताओं का यहाँ पर संबोधन हो रहा है, तो वहीं दूसरी शेल्टर में आ जाइए। दरअसल ये बर्फबारी की तस्वीरें कश्मीर में आम है और आज श्रीनगर में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है, खड़गे जी क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए, सुनाते हैं आपको। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोग उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो
कश्मीर की समस्या है, जहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर एक स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ। और वो जो आज सड़क पे लगे, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले, और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के आधार में मोहब्बत का दुकान खोलो और आप भी खोलो। और उसी में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इतने वर्क होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उसका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी का संबोधन इस वक्त चल रहा है, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि नीचे नीचे कन्याकुमारी से कौन है बेवकूफ, और पूरे देश में पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम, ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। मैं काफी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, अरे छाता वाला व्हाइट वाला फिर फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको। दर्द गायब हो गया। मैं क्या कर रहा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया, और मैं सोचने लगा
क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं? तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरे व्हाइट वाला नीचे कर, आप व्हाइट छतरी हमारी नहीं चल सकती, व्हाइट वाला आगे वाला क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे। मगर मैं दिल में नीचे व्हाइट आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो, और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे, और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे, तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे, यहाँ से रहना चाहता था। उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर कह दूंगा। चेयर पे खड़े हैं। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे। नीचे उतरो। शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए।
मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, व्हाइट जैकेट चल रहा था चेयर पे हमारे खड़े साथ हो। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो। जैकेट ये बच्चे गंदे हैं, नीचे उतरो यार। इनके पास एक आपको तो ऐसे चेयर पे जाना खड़ा नहीं होकर ताली चाहिए। बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको
शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे, जिसको हम यहां शून्यता, फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जनतो कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं, वहां बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था। गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं
कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं।
देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, मां आई, मां बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा।
हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष्य है। कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। अब देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं। मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं। और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णव जनतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं, बसवा हैं, नारायण गुरु हैं, तिरुवल्लुवर हैं, जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं, फूले जी हैं, और जो कश्मीरियत हैं, ये इस विचारधारा पे आक्रमण कर रहे हैं। और ये जो विचारधाराएं हैं, ये इस देश की नींव है, इस देश की फाउंडेशन है। और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है। मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे, मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है। मैंने ये काम, और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है। और हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि
कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो आपने, देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। हमारी कोशिश है कि हमें, बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं। हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं, प्यार दिया है, और यहां से हमने हिंदुस्तान के लोगों को मोहब्बत का संदेश दिया है। राहुल गांधी का संबोधन सुन रहे थे आप।